नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। वो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, यहां पर कांग्रेस भवन में राजीव गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। केसी वेणुगोपाल के स्वागत में यहां पर कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें भी करनी है। चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे केसी वेणुगोपाल, जो इस दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने। गणेश गोदियाल को, गरिमा दसौनी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भव्य स्वागत यहां पर केसी वेणुगोपाल का किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल यहां पर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, तमाम आला अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केसी वेणुगोपाल। कुछ इस तरह से उनका जमकर स्वागत किया कांग्रेसी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। हमारी चर्चा को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर वो अलग अलग कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक में मंथन किया जाएगा, चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी, चुनावी मंत्र दिया जाएगा जीत का, किस तरह से बूथ लेवल पर उतरकर काम करना है, कैसे जनता के मुद्दों को छूना है और जनता के दिलों तक घर बनाना है। जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। वहीं टनकपुर पहुंचा कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा जत्था। यात्रियों का उत्तराखंडी परंपरा से भव्य स्वागत हुआ। ढोल दमायूं की गूंज के साथ श्रद्धालुओं ने यात्रा की शुरुआत की। दूसरे जत्थे में देश के 11 राज्यों के 47 श्रद्धालु शामिल हुए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारा अरेंजमेंट इतना अच्छा है, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम यात्रा पे हैं। ऐसे लग रहा है कि शिव जी की बारात निकल रही है और हम सब पूर्ण आनंद ले रहे हैं इसमें। हमारे आराम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि परिवार के सदस्य हैं सब। यात्रा 2026 में मैं दूसरी बेस में यात्रा कर रहा हूँ। मैं अहमदाबाद से मानसरोवर की यात्रा के लिए आया हूँ। मैं 4 दिन से गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन में ठहरा हूँ। वहाँ बहुत ही सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है, हमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं हुई है। और वहाँ के स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो इतने अच्छे हैं कि हमें कोई जाति असुविधा नहीं होने दी। वहीं देहरादून में अगले 48 घंटे जबरदस्त बारिश होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, अगले 48 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा नैनीताल और चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों से भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अगले 48 घंटे क्रूशियल रहने वाले हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिले ऐसे जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून शामिल है। इसके अलावा नैनीताल और चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया। चारधाम यात्रा पर जो यात्रीगण पहुंच रहे हैं, उनसे भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, सतर्क रहने की अपील की जा रही है कि अचानक से मौसम में अगर कहीं भी कोई भी परिवर्तन होता है तो वो उस हिसाब से एहतियात बरतें, अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। उधर ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें, पर्वतीय और मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का, नालों का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ, जिसकी वजह से कभी भी ये खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है और जलस्तर बढ़ रहा है, उसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल तो गंगा का जलस्तर 338.05 दर्ज किया गया, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है।
गंगा प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया। निचले इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जल पुलिस एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही थी रात भर, उस तरह से जो इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं इनके पास। जी मैडम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और काफ़ी पहाड़ों पर लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी के घाटों का जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। तो हमारी ड्यूटी और जवाबदेही यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी भीड़ भी आ रही है, यहाँ पर लोग श्रद्धालु भी आ रहे हैं और जल भी बढ़ रहा है। तो हमारे को हम लोगों को जो है बार बार समझाते रहते हैं हमारी टीम द्वारा कि आप लोग ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और घाटों पे जो है काफ़ी जल आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी कई टीमें हमारे पास हैं, जल पुलिस की टीम है, आपदा राहत दल की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। हम लोग संयुक्त टीम बनाकर हमने जो है पूरे घाटों पे हम लोग गश्त करते हैं और लोगों को ये समझाते रहते हैं कि आप लोग ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों पे लगातार वर्षा हो रही है, जिस कारण जो है गंगा जी के जल स्तर त्रिवेणी घाट पर ऊपर की ओर आता जा रहा है। इसलिए लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा आगे ना जाएं और सुरक्षित किनारे बैठकर ही अपनी सुरक्षित स्नान करें और जल से बाहर आएं। तो आप लोगों के पास किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है लोगों को बचाने के लिए जैसे कोई डूब रहा है? जी, प्रशासन द्वारा हमारे को प्रोवाइड करे हुए काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जिसमें हमारे पास राफ्ट है, डग्गी है, लाइफ बॉय है और लाइफ जैकेट्स हैं। इनकी मदद से हम लोगों को जो है बचाते हैं और लोगों को जो है समझाते हैं कि आगे ना जाए। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि फिलहाल अभी खतरे के निशान से नीचे बताया जा रहा है। अभी का जो रेंज देखा गया है 338.05 है और ऐसे ही अगर लगातार बारिश होती गई तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से कभी भी ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से ये अपील की है कि वो गंगा के किनारे जाने से बचे और अलर्टिंग भी दी है कि वो नदी नाले से फिलहाल दूर ही बनाए रखे। ऋषिकेश से न्यूज़ इंडिया के लिए खुशबू गौतम। उधर बाजपुर के मुंडिया पिस्तौर देहात में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। बता दें आपको, यहां पर नालों की सफाई और जलभराव की समस्या को लेकर न्यूज इंडिया लगातार खबरों को दिखा रहा था, जिसका अब असर दिख रहा है। दरअसल मानसून की पहली बारिश से नाले को लेकर समस्या यहां पर पेश आई थी। उसको लेकर बाजपुर नगर पालिका चेयरमैन ने इस नाले को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, तो वहीं ग्राम प्रधान ने भी इस नाले को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बता दिया था। हालांकि खबर के बाद जिला पंचायत सदस्य और सिंचाई विभाग ने संज्ञान लेते हुए नालों की सफाई का काम शुरू करवाया। तो वहीं अब ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से उनको राहत जरूर मिल पाएगी। जो यहाँ के क्षेत्रवासी थे काफी परेशान थे। पहला जो मानसून हुआ था, पहले मानसून की बारिश में ही ये नाला उफन गया था और इस नाले का सारा कीचड़, सारे गारा जो है रोड पर आ गया था, जिससे जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे उनको निकलने में आने आने में बहुत दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर जो ये सफाई इस समय आप देख रहे हो, ये जो पहल की गई है ये जिला पंचायत सदस्य द्वारा की गई है, तो वाकई में एक सराहनीय काम हुआ है। और ये खबर का एक असर हुआ है कि जो न्यूज इंडिया पर जो खबर चलाई गई थी उसका आज खबर का असर यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ पर नाले की सफाई चल रही है। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, जिस तरह से पहला मानसून हुआ था और जो पहली बारिश हुई थी, तो किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए? बहुत बुरे हालात थे और वो मतलब हम लोग जो है बहुत कीचड़ में निकल रहे थे और हमने प्रधान जी से कहा था 20 दिन पहले कि आप इस नाले को सफा कर दो, मौजूदा हालत में आप जो हो यहाँ पे प्रधान हो। और उन्होंने कहा कि मैं इसका वो भागीदार नहीं हूँ, मतलब ये मेरे इलाके में नहीं आता, चेयरमैन के इलाके में आता है। चलिए, इनका भी कहना है कि जब ग्राम प्रधान से बात की गई थी तो उन्होंने साफ इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था कि ये हमारे इलाके में आते ही नहीं। आइए, और यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ के सभासद हैं, मेंबर हैं इस जगह के, इनसे बात करेंगे। जी, किस तरह की समस्या जो पहला मानसून आया था इस नाले को लेकर क्या समस्या आई थी? बहुत खतरनाक आई थी, घरों में पानी घुसने का था इसमें।
और रोड में तो निकलने के लायक ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। चलिए, अब जिला पंचायत द्वारा ये काम हो रहा है और इसको जो कर रहा है सिंचाई विभाग कर रहा है, लेकिन ये काम अगर समय रहते हो गया होता तो शायद जो पहले मानसून से जो समस्या आई थी, जो दिक्कतें यहाँ पर ग्रामीणों को आई थी, वो शायद नहीं आती। अपने सहयोग के साथ सैयद आलम, न्यूज इंडिया, बाजपुर। देहरादून में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें आपको, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर विधानसभा की कार्रवाई को सीमित रखने, विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया और ये कहा कि प्रदेश में विधानसभा सत्र बहुत कम दिनों तक आयोजित किए जाते हैं, जिसकी वजह से जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा ही नहीं हो पाती। साथ ही बताया, पिछले मानसून सत्र के दौरान चारधाम यात्रा, आपदा और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। हम तो हर बार सरकार पे सवाल लगाते हैं और सरकार 1.5 दिन में सत्र छोड़कर भाग जाती है। पूरे देश में औसत 25 से 30 दिन एवरेज प्रतिवर्ष विधानसभा चलने का है पूरे देश के राज्यों का, और उत्तराखंड का 5 से 7 दिन। एक वर्ष में 5 से 7 दिन सत्र चलाते हैं, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली कहती है कि एक वर्ष में 60 दिन सत्र चलना चाहिए। वो सवालों का जवाब नहीं देते, वो सवाल स्वीकार नहीं करते। जहां गैरसैंण में सत्र हो रहा है, भारी आपदा आई हुई है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी वो आपदा पर चर्चा नहीं करनी चाहती, वो कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहती। वहीं नैनीताल में भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल पुलिस ने नरेश पांडे को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल सुनवाई के दौरान पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पूछताछ के लिए आप पांडे को ले जा सकते हैं। तो वहीं रिमांड का विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि जिन नए तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई है, वे इस मामले में लागू ही नहीं होती। साथ ही बताया कि मामले की मुख्य शिकायतकर्ता ने कुछ दिन पहले ही अदालत में दिए अपने बयान में कहा था कि उसने 3 लोगों के दबाव में आकर नरेश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। पहले ये मामला 69 BNS का था, तो FIR में 64 बढ़ा दी गई है। कोई एक अन्य लेडीज आती है, वो अपने बयान देती है कि इन्होंने काडूदा में मेरे साथ गलत हरकतें करी, जिस कारण इसमें 64 BNS की धारा बढ़ चुकी है, जिस बार रिमांड थी और रिमांड में उन्हें 14 दिन के रिमांड में भेज दिया। रिमांड का भी विरोध किया गया था कि मेरे द्वारा ये कहा गया था कि ये जो नए तथ्य हैं ये इस कंडीशन में नहीं आते। FIR जो पंजीकृत हुआ है उसमें नरेश पांडे नामजद अभियुक्त थे। उसमें विभिन्न बहुत संगीन धारा है, 376 जो तत्कालीन 376 है, रेप, पॉक्सो, एक्सटॉर्शन का धाराएं पंजीकृत है। उसमें विक्टिम को भी उसने विभिन्न प्रकार की प्रलोभन दिया था और उसने माननीय लोअर कोर्ट से लेके माननीय सेशंस कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट को भी विभिन्न डेट्स पर अप्रोच किया। उसको किसी भी प्रकार के रिलीफ देने से माननीय कोर्ट्स ने मना कर दिया। तो तदोपरांत दौरान इन्वेस्टिगेशन हमको इन्वेस्टिगेशन में अन्य तथ्य सामने आए हैं। इसमें अनेकों पीड़िताओं की बात हो रही थी, तो कई सारे जगह पर पूरे क्षेत्र में चर्चा थी। अनेकों महिलाओं के साथ इसने शारीरिक उत्पीड़न, बलात्कार और एक्सटॉर्शन किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। लोहाघाट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद अध्यक्ष और दर्जा मंत्री हुकुम सिंह कुंवर का दौरा रहा, जहां पर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें दर्जा राज्य मंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं इस दौरान हुकुम सिंह कुंवर ने दर्जा राज्य मंत्री का पद प्राप्त करने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी के 5 साल के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि सीएम धामी का 5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। इस दौरान वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने दर्जा राज्य मंत्री हुकुम सिंह कुंवर से राज्य आंदोलनकारी का दर्जा उनको देने की मांग की। साथ ही वंचित राज्य आंदोलनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बोहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 1990 में जन्मे व्यक्तियों को भी राज्य आंदोलनकारी बनाया गया है, लेकिन जिन लोगों ने
राज्य आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध किया था, आज उन्हें राज्य आंदोलनकारी का सम्मान दिया गया, जिस वजह से राज्य आंदोलन में जिन वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाया था, उन्हें दुख पहुंचता है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि जो वंचित राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको आंदोलनकारी घोषित करने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, ये भरोसा दिलाते नजर आए। उधर चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार संचालित सेवा पखवाड़ा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज विनवाल गांव में बहुविभागीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश मेहराना, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और ब्लॉक प्रमुख पार्टी शंकर अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी मनीष कुमार अधिकारियों के साथ वहां पर शिविर में शामिल होते नजर आए। सभी विभागों ने संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई। वहीं डीएम कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार ऐसे विशेष शिविरों के माध्यम से मौके पर ही जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की कि लोग बड़ी संख्या में इन शिविरों में आए, हिस्सा ले, अपनी समस्याएं बताएं और उनका समाधान प्राप्त करें। और जिलाधिकारी ने सभी प्रकरणों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया। आप सभी दिनांक 4 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 क्षेत्रों में ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे जो ग्रामवासी और हमारे सम्मानित नागरिक सरकारी योजनाओं से, कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए जो जनपद स्तर के संस्था अधिकारी हैं, उनको दूरस्थ क्षेत्रों में जाने सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में समस्त क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार जनता के अंतिम छोर जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, सरकार वहां पहुंच करके लोगों की समस्याओं। अब खबर विकासनगर से है, जहां राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ कथित गैंगरेप की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं ने इस घटना की जमकर निंदा करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि नाबालिग के साथ हुई घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मीना देवी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। ये महसूस करते हैं कि वो जो चाहेंगे करेंगे और सरकार उन्हें संरक्षण देगी, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। भाजपा को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना होगा, तभी लोगों का विश्वास भाजपा के ऊपर। देखिए, हम विपक्ष में उस आवाज को उठा सकते हैं, न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और जो झूठे आश्वासन देके इन्होंने एक गुंडागर्दी का माहौल पूरे देश में बना दिया है, उसके खिलाफ। तो राजस्थान में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसी के लिए हम आज कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रदर्शन भी होगा चौक पे, और जब महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके लिए भी हम आगे इस प्रोग्राम को करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए जनता आक्रोशित है, महिलाएं भी इसमें आक्रोशित हैं। एक नाबालिग लड़की को एक रिक्शे वाले से लिफ्टी लेके जा रही थी जो घर, उस लड़की के रिक्शे वाले ने दरिंदों के हाथ बेच दिया। तो एक शर्मनाक बात है जो कि हमारी सरकार अभी भी सो रही है। नारा बनाया था कि गाड़ियों में बैनरों के लिए नारा बनाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कहाँ है ये नारा। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।